चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट 3 लेक्चर में प्लेन मिरर करवा दिया है पूरा, ठीक है। प्लेन मिरर के जितने भी कंसेप्ट बनते थे वो सब मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है बेटा आप लोगों का, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर देखो पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर बच्चों क्या होता है कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर में कहीं पे भी रेज कन्वर्ज नहीं होती। अगर मैं कहूँ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है तो कितनी बताओगे, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बच्चों कितनी होती है आपकी, इनफाइनाइट। कहीं पे भी लाइट रे जो है आपकी कन्वर्ज नहीं होती। कल बेटा प्लेन मिरर करवाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर लेक्चर अपलोड कर दिया, देख लेना मैंने, ठीक है। अब आपके पास बच्चों बात करें स्पेशल टाइप के मिरर की जरूरत पड़ी जहां पे रेज क्या हो सकती थी आपकी, कन्वर्ज हो सकती थी, ठीक है। तो उन्हें बोला गया बच्चों स्फेरिकल मिरर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है, आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ बेसिक है आपके पास बच्चों ये, ठीक है। बेसिक वीडियो लेक्चर है पूरा आज का आपका ये। अब देखिए बच्चों कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। इस तरह से जो बनता है उसे बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। इस तरीके से जो बनता है बच्चों उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे कॉनकेव क्यों कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं बच्चों, जैसे आपने कोई स्फेरिकल स्फीयर मान लिया, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ग्लास की। अब इसके ऊपर मान लिया आपने इधर से सरफेस क्या कर दिया, पॉलिश कर दी उसको। इधर से ये जो डॉट में दिखा रही है किसको बताते हैं बच्चों, पॉलिश को। ये स्फीयर का क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे जो है यहां से देख कौन के मतलब जो अंदर धसा हुआ हो, अब कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉनकेव सरफेस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव सरफेस। स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन कहां से होता है, कॉनकेव सरफेस से, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर मैंने आपकी बार इस तरफ पॉलिश कर दी, अगर पॉलिश इस तरीके से कर दी तो आपके बार रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चों, आपके बार रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने अंदर की साइड पॉलिश कर दी स्फेरिकल मिरर के तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इस पॉइंट को। अब इसकी जो बेसिक पॉइंट क्या होता है बच्चों, नोट हो गया सब, ठीक है। अब बेसिक पॉइंट क्या है बच्चों कि कॉनकेव मिरर में पोल किसे कहते हैं, जो ये बच्चों ये पूरा मिरर होता है जितना पॉलिश करा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो बीच का सेंटर है इसे बोलते हैं बच्चों पोल। इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोल, ठीक है। एक बार इसमें इसका पोल ये हो जाएगा, ठीक है। एक होता है बच्चों अपार्चर। अपार्चर बच्चों जो ये मिरर है ना आपके पास, इसका साइज कितना है, यहां से ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, अपार्चर। अब ये कह सकते हो बेसिकली जो इसका ये जो साइज है ना, ये यहां से यहां तक का, ये क्या कहलाएगी बच्चों, अपार्चर। और ये यहां से यहां तक की मान ली इसकी रेडियस मैं स्मॉल आर कह दूं तो ये क्या, स्मॉल आर क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ अपार्चर, रेडियस ऑफ अपार्चर, रेडियस ऑफ अपार्चर। ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि होते क्या हैं, फिर आगे जब डेरिवेशन करते हैं तो इनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, पोल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, साइज जो है मिरर का साइज जो है वो क्या बताएगा, अपार्चर, ठीक है। अब एक होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। स्फीयर का सेंटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसी तरह बच्चों इसमें इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है बच्चों। एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट यूज करते हैं इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा आप 10th में भी पढ़ते हैं बेसिक इसके बारे में। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature, radius of curvature। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो होगी ना इसे क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा जो स्फीयर है, जो स्फीयर है स्फेरिकल, देखो ये कौन क्यों मिरर किससे बना, एक स्फेरिकल बॉडी होती है आपके पास। ठीक है, आपके लैब में स्फेरिकल मिरर ही होता है हमेशा, ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अगर इस स्फेरिकल मिरर के इस सरफेस को अगर तुमने पॉलिश कर दिया इतने को, ठीक है, तो ये स्फीयर है। स्फीयर का क्या होगा, ये सेंटर होगा यहाँ पे। स्फीयर के सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो स्फीयर का सेंटर होगा वह क्या कहलाएगा, इस मिरर का, अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो ये क्या कहलाएगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर है, अभी मिरर बन गया। अभी जो स्फीयर का सेंटर ये था, तो स्फीयर का सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऐसे ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसकी डिस्टेंस डबल होती है फोकल लेंथ से। वो अभी फोकल लेंथ बताऊंगी जब बताऊंगी, बुक्स में ये भी लिखा रहता है डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकस ऑफ द लेंथ। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो स्फीयर का सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो स्फीयर की रेडियस होगी, देखो स्फीयर है, इस स्फीयर की ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी सारी। जो स्फीयर की रेडियस होगी बच्चों उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो स्फीयर की रेडियस ही तो है, ये भी स्फीयर की रेडियस है, ये भी स्फीयर की रेडियस, ये भी स्फीयर की रेडियस। तो जनरली क्या कहा जाता है बेटा, ये अजम्पशन है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जनरली क्या अजम्पशन होती है बच्चों, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अज्यूम, अजम्पशन, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से। ठीक है, इसलिए आपको बुक्स में लिखा रहता है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी देखो ये स्फीयर के अंदर अगर पूरा स्फीयर देखो तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है बच्चों, जहां पे रेज आके कन्वर्ज हो जाती है। फोकस मतलब बच्चों देखो ये फोकस है, ये अपर्चर। देखो फिजिक्स जो हम ये जो यहाँ पे जो हम सोल्व कर रहे हैं ना बच्चों, सारे प्रॉब्लम जो भी सोल्व करेंगे, अपर्चर वेरी स्मॉल होगा, यह अजम्पशन है। अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ये कुछ अजम्पशन लेके हम लोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन आपकी। तो आपके पास ये मिरर है बच्चों। फोकस किसे कहते हैं, जहां पे रेज आके, जिस पॉइंट पे रे आके कन्वर्ज हो जाती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास ये रे ऐसे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कहां पे जाके कन्वर्ज होगी, इस पॉइंट पे आके। ये रे कोई ऐसे गई, ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो आपके पास ये जो पॉइंट जहां पे कन्वर्ज हो रही है रे, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ फोकल लेंथ। उसे क्या कहते हैं, फोकस।
हमेशा जो पास होगा ना स्फीयर का नॉर्मल, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। स्फीयर का नॉर्मल हमेशा किससे पास होगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मैं रेड पेन से दिखा रही हूँ बच्चों, ये क्या बता रहा है? नॉर्मल। इसी तरह ये यहां से जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या बताएगा बच्चों? नॉर्मल। ये रेड पेन वाली लाइन जो है वो किसको दिखा रही है? नॉर्मल को। किसको इंडिकेट कर रही है बच्चों? ये नॉर्मल को। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे रे आके कन्वर्ज हो जाती है उसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो, द पैरेलल रे कमिंग and strike on the surface and reflected from the surface. Parallel beam rays reflected from the surface of the mirror and converge at a point. That point is called focus. That point is called focus. ठीक है, तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट जहां पे रे आके कन्वर्ज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। और बच्चों जो पोल से और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, मैं लिखूं इस चीज को, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? ये सेम सिचुएशन इसमें भी चलेगी कि ये रे यहां से आई आपके पास, ऐसे टकराई। ठीक है, ये पीछे किसी पॉइंट पे ऐसे मिलेगी। तो ये क्या पॉइंट जहां पे मिलेंगी ये रे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। ठीक है, जहां पे इसमें मिलती हुई नजर आएगी, एक्चुअल में नहीं मिलती, इसमें मिलती हुई नजर आएगी, पेयर्स टू मीट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। ठीक है, इसका नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल बच्चों हमेशा किससे पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या है बच्चों? नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन जो रे डायग्राम बनाते हैं ना बच्चों, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उस टाइम पे बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे ये सोचते हैं ऐसे लाइनें खींच दी। इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखो, है बेसिक लेकिन आनी बहुत जरूरी है ये। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कह सकते हो, ये ऊपर से गई तो ये नीचे से भी जा रही है रे, तो वो एक ही बात है। मैंने एक साइड से दिखा दी थी, तो ये यहाँ पे जब मिलेगी तो एक रे ये यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई, तो यहाँ पे जहां मिलेगी वहां क्या बनाएगी? वो इमेज बनाएगी। पहले कल भी बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 रेज मिलनी जरूरी है इमेज बनने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक अभी मैं बस ये बता रही हूँ, पोल क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। इसी तरह ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। और जब भी बच्चों जब ड्रॉ करते हो ना आप लोग, जब आप ड्रॉ करते हो बच्चों, तो फोकस से मान लो फोकस और पोल 1 सेंटीमीटर है, तो आगे 1 सेंटीमीटर और ले लो, फोकस से आगे 1 सेंटीमीटर और ले लो, तो ये डिस्टेंस हमेशा इससे डबल होती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हमेशा नहीं, एक पर्टिकुलर केस में, अभी समझाऊंगी कैसे। हाँ, आप लोग ये कहते हैं ना फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। तो r क्या कह दिया? किसके बराबर हो गया? 2f के। तो आपने ये कह दिया, c को जनरली ये भी कह देते हैं कि फोकस से मान 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, तो पोल से ये डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, इससे 1 सेंटीमीटर और आगे कर्व लगा लो और उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो जो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी आपके पास पूरी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं अभी ये बताऊंगी ये फॉर्मूला कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। ये हमेशा ट्रू नहीं है ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला नॉट ट्रू ऑलवेज। अब हर बुक में यही पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ, और 90% केस में हम इसी को यूज भी करते हैं, लेकिन मैं आज ये समझाऊंगी आपको कि कब ये वैलिड नहीं है। जब एडवांस में पेपर आता है तो कैसे आता है ट्विस्ट होके, नोट करिए जल्दी इसको। ठीक है, तो समझ आ गया कि इस तरीके से इसमें रे डायग्राम बना लेते हैं, इसमें। ठीक है, अब देखिए अब हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जल्दी नोट करिए। तो ये बच्चा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पोल के बीच की डिस्टेंस बच्चों फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर
स्फीयर की रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाती है बच्चों, ठीक है। और ये साइज ऑफ मिरर क्या कहलाएगा आपका, अपार्चर, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब देखो हम ये रिलेशन ड्राइव करते हैं। अब हम इस रिलेशन के बारे में सारा डिस्कस करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल क्या कहलाता है बच्चों, फोकल लेंथ। क्या कहलाता है बच्चों, फोकल लेंथ। तो बच्चों ये मिरर आपके पास, ये क्या है बच्चों, आपके पास एक मिरर, ठीक है। ये रे आपके पास आएगी, ये मान लिया फोकस है कहीं पे, ये सेंटर ऑफ, ये आप अंदाजे से बनाते हैं अपना, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट में तो बच्चों पेन पेंसिल लेके अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। ये रे ऐसे आई, ये रे, ये इमेज ड्रॉ करते जब भी रूल पढ़ते हैं, कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो ये किस में से पास होगी, फोकस में से। एक बात ध्यान रखो बच्चों, हम दो टाइप की रे की बात करते हैं। एक होती है बच्चों पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे, एक्सियल रे। एक होती है बच्चों मार्जिनल रे, मार्जिनल रे। जो रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोजर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, पैराएक्सियल रे। उसे क्या कहते हैं, पैराएक्सियल रे। और ये पैराएक्सियल रे ही बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, वेल पैराएक्सियल रे जनरली लिखा रहता है आपके पास। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बात की बात है, अभी मत कंफ्यूज हो उसमें, वो बात की बात है, अभी इसमें नहीं जाना, ठीक है। अभी जो बेसिक है उसमें चलो। जब रे पैराएक्सियल रे जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है, ठीक है, पैराएक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है बिल्कुल, वही जब मैक्सिमम आके आपके पास एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। मार्जिनल रे कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती तो है पर बहुत कम होती है, फोकस पे नहीं होती वो। और मार्जिनल रे क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की रे होती है। और जो बच्चों हम ये फॉर्मूला बात करते हैं ना, F = R/2, या हम जो जनरल कन्वेंशन लेते हैं पैराएक्सियल रे के लिए मानते हैं कि रे क्या है, क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मार्जिनल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो याद तो होती है, क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो होती है बच्चों, लेकिन वो दूर होती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन लेंगे। तो दो टाइप की रे की बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, पैराएक्सियल रे और मार्जिनल रे। द रे विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है, पैराएक्सियल रे, और अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उसको कहलाती है बच्चों मार्जिनल रे कहलाती है, ठीक। अब देखो यहां से हम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां से डिस्कस करेंगे बच्चों, यहां से हम लोग। अब देखो आपके पास ये इंसिडेंट रे है बच्चों, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, फिर से बना देते हो एक बार। ये क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। और ये कब है, अपर्चर ऑफ द मिरर बहुत कम होता है। अज्यूम अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अज्यूम अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, फोकस है। ये क्या है बच्चों, फोकस है आपके पास, ठीक है। अब यहां से देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, नॉर्मल किस में से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। नॉर्मल किस में से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल थीटा होगा बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। बताइए, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेटिव ये एंगल भी क्या बन गया बच्चों, थीटा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ये आपके इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई जिसकी दो साइड बराबर है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे ये देखो, इसको मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में
देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा ये। क्लियर? तो आपके पास मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों, इसको नाम दे दिया मैंने ए सी, ये एफ है ये सी है, इसको नाम ए दे दिया, इसको नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? मुझे नहीं पता ये पैरा एक्सियल आ रही है या आपके पास मार्जिनल रे आ रही, आई डोंट नो। अभी ना मैंने पैरा एक्सियल रे के बारे में बात करी ना मैंने कहा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, बस। ठीक है, अब बच्चों यहां से देखिए एक बात बताइए, देखो ये मिरर है, ये मिरर है बच्चों, ये आपके पास अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इससे ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी बच्चों पूरी। तो ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से बी, सी बी डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस आर के बराबर होगी बच्चों। ठीक है, और ये भी ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये सी है ये बी है, तो ये सी बी पूरी कितनी आर है, परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इतनी कितनी बची r/2 के, और ये सी एफ मैंने मान ली कितनी है x है। सी एफ को कितना अज्यूम कर लिया बच्चों आपने? x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब आप इसको यहां से सोल्व करोगे बच्चों, देखो आपको अलग अलग बुक्स में इसके डेरिवेशन अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये अच्छा तरीका है। यहां से देखो, अब यहां से ये आपके पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये आपके पास एक बच्चों ट्रायंगल है AFC, ये एंगल है थीटा बच्चों, ये डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस x है आपके पास। ये ट्रायंगल देखो, ये और ये एक ट्रायंगल बनी हुई है AFC। तो x/r/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, तो x अपॉन r/2। ठीक है, x अपॉन r/2, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बना बच्चों? cos थीटा। कितना बनेगा बच्चों ये आपके पास? cos थीटा। तो x किसके बराबर हो गया आपके पास? 2x/r बराबर r cos थीटा। 2x बराबर r किसके बराबर हो गया? r cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो x को क्या लिख सकते हो बच्चों मैं यहां से? r/2 cos थीटा। x को क्या लिख सकती हूँ मैं यहां से सोल्व करके? r/2 cos थीटा। अब ये डिस्टेंस देखो, ये पोल से ये नहीं पता हमें ये फोकस है या नहीं, बस ये मान ली ये रे इस पॉइंट से निकल रही थी। फोकस तो मैंने कहा जब कहते हैं पैरा एक्सियल रे होती है तब, अभी मैंने नहीं पता, ये मान ले कोई डिस्टेंस y है आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? y है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ ये y डिस्टेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों? y डिस्टेंस। अब देखो एक बात बताओ, ये c से p तक की डिस्टेंस r है, c से p तक की डिस्टेंस कितनी है? r। r में से अगर मैं x को घटा दूं तो y मिल जाएगा, तो y क्या हो जाएगा बच्चों? r माइनस एक्स। तो ये रहा y क्या आ जाएगा? r माइनस एक्स। ये पूरा r, इसमें से x घटा दे तो ये y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये माना कि फोकस है, जस्ट मैंने माना कि रे एक पॉइंट से निकल मार्जिनल रे, तो हो सकता है फोकस पे ना भी पास होती, नहीं पता अभी फोकस है या नहीं, पर ये मान लिया कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में आई, यहां से पास चली गई, फोकस में से गई या फोकस में से नहीं, आई डोंट नो। मान लिया डिस्टेंस आपके पास जनरल मान ली y है। ठीक है, तो y कितना है बच्चों? r माइनस एक्स की वैल्यू r/2 cos थीटा, r/2 cos थीटा। तो y कितना आ गया बच्चों? 2r माइनस r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आया आपके पास यहां से बच्चों? ये वैल्यू आ गई एक्चुअल में ये जो y है, अगर ये फोकस है बच्चों तो y को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। अगर ये मान ले पैरा एक्सियल रे है तो ये कहां से पास होगी? फोकस से, तो बच्चों इसको आप फोकस कह दो। तो f की वैल्यू जो आई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसे कहते हैं? जिस पॉइंट पे रे कन्वर्ज होती है। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? आप जिस पॉइंट पे रे कन्वर्ज होती है। तो ये रे जो है ना, ये जिस पॉइंट पे रे फोकल पोल से जिस पॉइंट पे रे कन्वर्ज हुई, पोल से जिस पॉइंट पे रे कन्वर्ज, उसे क्या कहा बच्चों? फोकल लेंथ। तो f किसके बराबर आ गया आपके पास यहां से? r माइनस r/2 cos थीटा। तो बच्चों ये है आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये है बच्चों आपका मेन फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अब आप f इज r/2 जो कहते हो वो कब कहते हो बच्चों? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या हो जाए बच्चों? वेरी स्मॉल। जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो आप
आप कहते हो कि cos थीटा को क्या मानते हो 1 के बराबर, और sin थीटा किसके बराबर मानते हो अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये पढ़ते हैं बच्चों आप लोग। अभी थीटा वेरी स्मॉल कब होगा, अगर मैं थीटा वेरी स्मॉल कह दूं तो देखो आपको जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो आ गया, f बराबर r माइनस आर बाई टू, ये 1 के बराबर, r माइनस आर बाई टू कितना आ गया r बाई टू, यही तो पढ़ते हैं ना आप लोग, f इज इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन ये कब आया, किस कंडीशन में आया बच्चों, ये एक बार नोट करो इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। नहीं वो सही है, अभी बता रही क्यों, रीजन तो पढ़ो तभी तो डिफरेंस है 10th और 12th में, यही तो डिफरेंस है भाई। देखो ये सिंपल डेरिवेशन तो समझ आ गया बच्चों, मैंने कुछ नहीं करा, सिंपली ज्योमेट्री का रूल यूज करा, और मैंने यहाँ से जहाँ पे जिस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जिस पॉइंट पे रेस कन्वर्ज होती है उसे बोलते हैं फोकस, तो मैंने y को किसके बराबर कह दिया f के बराबर, किसके बराबर कह दिया f के, तो f कितना आ गया बच्चों r माइनस एक्स, r माइनस एक्स फोकल लेंथ आ गई, तो ये आपका रियल फॉर्मूला है फोकल लेंथ, ये मार्जिनल रे हो कोई भी रे हो उसके लिए हमेशा वैलिड है, ठीक है। लेकिन देखो ये नोट हो गया बच्चों सभी का। अब देखो इफ अपार्चर, अब देखो यहां से ध्यान से, अब केस देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन देखो, इफ मिरर इज ऑफ स्मॉल अपार्चर, स्मॉल अपार्चर, small aperture, then rays are, if the mirror is of small aperture then the rays will be para-axial rays, para-axial rays, para-axial ray. In that condition theta become very small, theta become very small, फिर हम क्या लिख सकते हैं थीटा बिकम वेरी स्मॉल में, थीटा बिकम वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है, तो क्या कह सकती हूँ cos थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर थीटा, तो f फोकल लेंथ f किसके बराबर आया बच्चों r बाई टू के। ऐसा क्यों हुआ, एक बार एक सेकंड के लिए नोट करो, फिर बनाती हूँ, रे बना के दिखाती हूँ। रे जितनी पैराएक्सियल होगी ना बच्चों, देखो यहाँ से, ये मिरर अपार्चर का मतलब कि अपार्चर बहुत छोटा सा हो जाए, ये बहुत ही छोटा सा अपार्चर, इसी के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये रे मैक्सिमम क्या होगी पैराएक्सियल होगी, मतलब क्लोजर टू द मिरर होगी, और ये क्या होंगे आपके पास, देखो जितनी रे दूर से आएंगी उतना ही ये एंगल चेंज होता जाता है नॉर्मल के साथ। देखो ये मैं बड़ा सा बना के दिखाऊं, एक बार नोट करो, एक बार जल्दी नोट करो, एक बार ये नोट कर लिया। ये बात आ गई समझ में कि f इज इक्वल टू r बाई टू कब यूज करते हैं, जब रेंज क्या होती है पैराएक्सियल, और थीटा क्या मानते हैं वेरी स्मॉल, अपार्चर का साइज क्या होता है वेरी स्मॉल होता है, अपार्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, देन वी यूज दिस कंसेप्ट, क्योंकि हम अपने आज प्लस टू में भी यही यूज करेंगे f इज इक्वल टू r बाई टू, लेकिन ये कंसेप्ट एडवांस नहीं बोलता, एडवांस इस कंसेप्ट को उठा लेता है, वो उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चे को कि ये कब यूज करते हैं हम लोग ये कंडीशन, ठीक है। इसलिए क्या आता है बच्चों f इज इक्वल टू r बाई टू कब आएगा, जब अपर्चर का साइज का वेरी स्मॉल और रेज आर बिकम पैराएक्सियल, पैराएक्सियल रेज क्लोजर टू द मिरर, और जितनी रेज मिरर के पास से जाएंगी उतना ही नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन जाता है बच्चों वेरी स्मॉल बनता चला जाता है। देखिए कैसे, एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, देखो बच्चों एक बार कैसे हो रहा है, मैं थीटा को स्मॉल कैसे कह रही हूँ, देखो जैसे मैं एक बार थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको बना के, ठीक है। ये मान लें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये रे एक बार यहां से आई, यहां से ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, अब रे फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा धीरे धीरे, देखो नॉर्मल के साथ जैसे जैसे रे पैराएक्सियल के पास आ रही है, देखो जैसे जैसे रे पैराएक्सियल के पास आ रही है, देखो ये एंगल छोटा होता चला गया नहीं, देखो ये एंगल नॉर्मल के साथ
वेरी स्मॉल। थीटा क्या होता है? तो नॉर्मल के साथ बनता, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ। समझ आया बच्चों? क्लियर हुआ कि मैं क्यों थीटा को स्मॉल कहना चाह रही थी। तो ये कब यूज करते हैं बच्चों? अब हाँ +2 में भी आप यही यूज करेंगे सारे डेरिवेशंस में, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कंसेप्ट ये आया कहां से। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट बच्चों? नोट करिए। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों आगे। अब आपके पास मान लिया एक क्वेश्चन है बच्चों कि ये आपके पास मिरर है और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और ये जो रे है ना, पैरा एक्सियल रे, ठीक है, ये रे यहां से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जा रही है। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कौन सी रे होगी? पैरा एक्सियल तो नहीं होगी। पैरा एक्सियल तो कहां पे होती है? क्लोजर टू द, ठीक है बच्चों। अगर रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और ये जो रे जा रही है ना बच्चों, नहीं पता ये कौन सी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ना पैरा एक्सियल तो नहीं होगी। अगर वो मिलीमीटर नैनोमीटर कह देता ना तो वो पैरा एक्सियल होती, क्योंकि पैरा एक्सियल रे क्या होगी? क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थीटा बहुत कम बनाएगी नॉर्मल के साथ, क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और थीटा की वैल्यू बहुत कम बनाएगी विद द नॉर्मल। तो 7 सेंटीमीटर की तो रेडियस है, 7 सेंटीमीटर तो स्फीयर की रेडियस है, ठीक है, और उससे 4 लगभग इतना ही होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है 4 सेंटीमीटर। तो ये पैरा एक्सियल रे बच्चों नहीं है, ये मार्जिनल रे है आपकी। ये क्वेश्चन आपका एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन एक बार, ठीक है, तो सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन को बच्चों। तो ये रे ऐसे गई यहां से आपके पास, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये यहां से जाके यहां से ऐसे आ रही है। अब ये नहीं पता ये डिस्टेंस फोकस है या नहीं, ये वाई डिस्टेंस कह दी और ये डिस्टेंस मैंने एक्स डिस्टेंस कह दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो वैसे 4 सेंटीमीटर के कंसेप्ट को देख के वैसे समझ आ जाना चाहिए कि रे पैरा एक्सियल नहीं है। अगर वो कहता नैनोमीटर, अगर वो कहता आपसे मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। देखो अगर तो ये बात तो समझ आ गई पैरा एक्सियल रे नहीं है, ये मार्जिनल रे ही होगी कहीं ना कहीं। तो अब हमने जर्नल कंसेप्ट यूज करा फोकल लेंथ का। आपसे पूछ क्या रहा है? फोकल लेंथ निकालिए, फाइंड द फोकल लेंथ ना। फोकल लेंथ यहाँ ये डिस्टेंस y निकाली, फाइंड y। इस y के लिए तुम सोचोगे ये फोकल लेंथ है, आप क्या लगाओगे? f = r/2, 7/2। ऑप्शन में दिया रहेगा 3.5 पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कुछ भी होगा 4, तीसरा ऑप्शन कुछ भी होगा 6, चौथा ऑप्शन जो भी आएगा हमारे पास, मेरे को ध्यान नहीं क्या आएगा, नन, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा क्या आएगा आपका आंसर। तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये पैरा एक्सियल की कंडीशन नहीं है। तो हम आपके पास जो अभी मैंने जो बेसिक कंसेप्ट करवाया r - r cos थीटा, r/2 cos थीटा, इसको यूज करेंगे। तो रेडियस तो 7 सेंटीमीटर बच्चों दे रखी, cos थीटा हमें नहीं पता, लेकिन देखो बच्चों ये रेडियस ही तो है स्फीयर की, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। और देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा रिफ्लेक्शन हो रहा है सरफेस से, ये एंगल 4 सेंटीमीटर, तो हम ये निकाल सकते हैं ये वाली डिस्टेंस, बोलो निकाल सकते हैं नहीं? ये ना 7 ये 4, तो ये निकाल सकते हो। इसका नाम दे देती हूँ ए, ये आपका बी, तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा? 49 - 16, कितना आ जाएगा? 3, 4 में से 1 गया आपका 3, कितना आ जाएगा ना? 49 में से 16 गया, ठीक है, तो 33 आ जाएगी AB। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √33। तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? cos थीटा, क्या चाहिए? cos थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से आपके पास ये परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पुट कर दो। तो f इज इक्वल टू r, r कितना बच्चों 7 माइनस 7/2, √33 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी बच्चों 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, 5 5 25 का स्क्वायर रूट करके कुछ वैल्यू है, तो मैं 5 ले लेती हूँ, 5/7। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना ले लिया मैंने 5/7। तो ये आ गया आपके पास cos थीटा की वैल्यू 5/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 माइनस 5/2, तो ये आया बच्चों 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 9/2। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी 9/2, तो 4.5, तो इस ऑप्शन को मैं 4.5 बना देती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4.5। तो फोकल लेंथ 3.5 नहीं होगी, कितनी होगी 4.5। क्लियर, ये बात समझ आई बच्चों सबको मेरी? तो ये ध्यान रखना है जब आपका पेपर बनता है ना नीट का और उसका, तो उसमें ये इसीलिए गलती हो जाती है बच्चों से कि बेसिक फंडे अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो ये ध्यान रखना f इज इक्वल टू r/2 कब यूज करते हैं और f इज इक्वल टू r माइनस r/2 cos थीटा कब यूज, जब मार्जिनल रे होती है, मतलब कि जब रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस पे मूव करती है तो मार्जिनल रे होती है, और जब रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर मूव करती है तो और पैरेलल भी होती है, उन्हें बोलते हैं बच्चों पैराएक्सियल रेज। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अब देखो कुछ एक पॉइंट आता है फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन। फोकल पॉइंट तो हो गया फोकस लेंथ, एक होती है फोकल प्लेन। नोट हो गया, ये नोट करिए जल्दी से। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, देखो फोकल प्लेन किसे कहते हैं बच्चों, कोई भी दो रे जब पैरेलल आती है, कोई भी दो रे जब पैरेलल ही आती है तो वो एक पॉइंट पे आके मिलती है स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर में। तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी उस प्लेन को कहते हैं बच्चों फोकल प्लेन। देखिए कैसे, जैसे ये रे ऐसे आ रही, ठीक है, ये रे ऐसे आ रही है आपके पास, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे मिली, ठीक है। मान लिया ये यहाँ ना मिल के, पहले इसको छोड़ो, इस केस को छोड़ो, दूसरे केस के लो। मान लिया कि ये रे है, जरूरी नहीं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आए, ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आए, ठीक है, बस रे पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों आपकी, रे पैरेलल होनी चाहिए। ये रे यहाँ से आई ऐसे चली गई, ये रे यहाँ से आई ऐसे चली गई, ये इस पॉइंट पे आके दोनों रे मिल गई, तो कहते हैं ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे मिलेगी बच्चों, ये जिस पॉइंट पे मिलेगी उस प्लेन को, ये जो प्लेन बनी बच्चों, इस प्लेन को क्या बोलेंगे फोकल प्लेन। पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन meet at a point, this the point in the plane, the point in the plane is called focal plane, focal plane। जिस प्लेन में जाके ये रे मिलेंगे बच्चों, बस रे पैरेलल होनी चाहिए, दोनों रे क्या होनी चाहिए, दोनों पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं, नॉट नेसेसरी, नो ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी और जिस प्लेन में मिलेंगी, एक पॉइंट पे तो मिलेंगी पैरेलल आएंगी, तो ये जिस प्लेन में मिलेंगे उस प्लेन को बोलते हैं बच्चों फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, फोकल प्लेन, ठीक है। इसी तरह आप ये यहां से भी कह सकते हो। आप देखो, अब मैं दूसरा भी डायग्राम बना सकती हूँ। अब ये तो सबको ध्यान ही है कि ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये फोकस में से पास हो, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई,
आपस में से पास। अब ये जो जिस प्लेन में ये मिल रही है, जिस प्लेन में ये मिल रही है उस प्लेन को बोलेंगे बच्चों फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल प्लेन। वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी, पर हाँ कंडीशन ये है कि रेज आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों? पैरेलल होनी चाहिए। दोनों रे आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों? पैरेलल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये सेम बात आप उसमें भी लगा सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर में। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा आपका? जहां पे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी जैसे ये रे है, ये ऐसे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, एक रे यहां से चली गई है। ये दोनों रे जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, जिस प्लेन में जाके मिलेगी, उस प्लेन को क्या बोलोगे बच्चों? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। ये सेम बात डाइवर्जिंग में भी होगी। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन जो आप लोग यूज करेंगे कि साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लेते हैं आप लोग? साइन ऑफ कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होगी बच्चों? ऑल द पहली कंडीशन, all the distances are measured from the pole. All the distances are measured from the pole. कहां से मेजर करेंगे बच्चों? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, the direction of incident ray, the very important point, the direction of इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, टेकन पॉजिटिव। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे डिस्टेंस मेजर्ड, distance measured taken positive, taken positive, and opposite direction, and in opposite direction is taken negative, is taken negative। देखिए बच्चों कैसे, मैंने कहा देखो आप एक बात कहते हैं कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी पढ़ी है आपने? नेगेटिव। आप कहते हैं कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव। इसी तरह फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। देखो कैसे, आप कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी होगी? नेगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव। कैसे? देखो आपने कैसे लिया उस चीज को, ये नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। कर लिया नोट? हो गया नोट? ठीक है, देखिए मैंने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी मानी बच्चों आपने? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी मानी आपने? पॉजिटिव। तो देखो ये है कॉनकेव मिरर, तो देखो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे क्या मानते हैं बच्चों? पॉजिटिव। उसे क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो देखो आपके पास, आप डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हो? ऐसे ना, पोल से फोकस। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, आप ऐसे जा रहे हो,
मिरर। ये आपने कहा बच्चों इंसिडेंट रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये पीछे किसी पॉइंट में यहाँ पे मिली। तो देखो इंसिडेंट रे भी बच्चों ऐसे ही है, और पोल से और फोकस भी ऐसे ही है। देखो आप ऐसे जा रहे हो पोल से फोकस, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसे लिखोगे बच्चों? पॉजिटिव। बाकी जनरली कन्वेंशन में ये भी कहते हैं बच्चों, अगर वर्टिकल एक्सिस से ऊपर लेते हो तो पॉजिटिव, वर्टिकल एक्सिस से नीचे कोई चीज है, हाइट है या हाइट है, अगर वर्टिकल एक्सिस से एक्स एक्सिस से ऊपर है कोई वैल्यू हाइट की तो पॉजिटिव, नीचे है तो बच्चों नेगेटिव। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। और ये भी कह देते हैं वैसे शॉर्ट में, कई बार 10th में ऐसे लिखा रहता है कि ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव और इधर है तो नेगेटिव। आपने इसी कंसेप्ट से इसको याद किया हुआ है, आपने इसी कंसेप्ट से याद करा हुआ है कि फोकल लेंथ कौन के मिरर की नेगेटिव ली क्योंकि वो इधर आ रही है, फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव ली क्योंकि वो उधर आ रही है, जैसा कि साइन ऑफ कन्वेंशन में लिखा रहता है छोटी क्लासेस में। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन घूमता है तो सब घूम जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस को क्या मानेंगे बच्चों? पॉजिटिव, और उससे अपोजिट में क्या मानेंगे बच्चों? नेगेटिव। समझ आई मेरी बात? नोट करिए बच्चों जल्दी इस पॉइंट को। हो गया? ये सब ध्यान रहेगा। हाइट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा एक छोटा सा पॉइंट साथ में मिस हो गया, मेरे से बताना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस एस एक्सिस क्या लो, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर कोई वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और इसके नीचे कोई वैल्यू आ रही है तो उसको बच्चों नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे से अपोजिट में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव मिरर। ये सब बेसिक था कि क्या पोल, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब बेसिक पॉइंट कंसेप्ट्स थे। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर।